एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी पूरे तरीके से हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित नगर निगम पर पूरे तरीके से हमलावर हुई। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली नगर निगम कार्यशैली को लेकर न केवल काल्पनिक चर्चा की गई है, बल्कि प्रश्नकाल के दौरान कई ज्वलंत सवाल भी दागे गए हैं। इस पर दिल्ली के शहर विकास मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से भी जवाब दिए गए। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली की तीनों नगर निगमों के ऊपर उल्टा दिल्ली सरकार की देनदारी बकाया है। दिल्ली की तीनों नगर निगमों के ऊपर दिल्ली सरकार का करीब 68,000 करोड़ रुपए ज्यादा बकाया है। और आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने दिल्ली की तीनों नगर निगमों को दी जाने वाली वित्तीय राशि के आवंटन से जुड़ी राशि की जानकारी देने के लिए भी शहरी विकास मंत्री से सवाल पूछे। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने सदन को अवगत कराया कि दिल्ली की तीनों नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की दिल्ली सरकार पर कोई बकाया राशि नहीं है। मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि उल्टे तीनों नगर निगमों पर दिल्ली सरकार की राशि बकाया है। 2015 से अब तक दिल्ली की तीनों नगर निगमों पर दिल्ली सरकार की अलग अलग देनदारी बकाया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के ऊपर 760 करोड़ रुपए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ऊपर 2,407 करोड़ रुपए और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऊपर 3,669 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिसको दिल्ली सरकार को वापस किया जाना है। तो आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर यहां पर आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से हमलावर हो गई है। कल आखिरी दिन रहा विधानसभा का। दिल्ली विधानसभा के जो 2 दिवसीय विधानसभा का सत्र था, उसका कल आखिरी दिन रहा और इस दौरान प्रश्नकाल में कई अहम सवाल भी पूछे गए हैं और कई अहम सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से जवाब तमाम सवालों पर दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम पर ही अभी देनदारी है दिल्ली सरकार की, करीब 68,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार जो है उसको वापस लेने हैं नगर निगम से। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने भी दिल्ली की तीनों नगर निगमों को दी जाने वाली वित्तीय राशि के आवंटन से जुड़ी जानकारी दी। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कल विधानसभा का आखिरी दिन रहा सत्र का, इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ और ये जो आवंटन राशि का मुद्दा उठा है, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा। देखिए, तरीके से लगातार जो एमसीडी यानी कि निगम जो है, दिल्ली नगर निगम, वो लगातार ये कह रही थी कि दिल्ली सरकार के जो है वो एमसीडी का पैसा नहीं दे रही है, सैलरी पैसा नहीं दे रही है, यहाँ तक कि और जो पैसा है पेंशन वगैरह का वो भी नहीं दिया जा रहा, फंडिंग भी नहीं दी जा रही है। मगर अब जिस तरीके से 2 दिन सदन था दिल्ली विधानसभा का, उसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार को एमसीडी पैसा देना है, यानी देनदारी जो है वो बनती है दिल्ली सरकार के लिए। मगर लगातार कहीं कहा जा रहा है कि लगातार दिल्ली सरकार का जो पैसा है वो देना है एमसीडी को, मगर एमसीडी की तरफ से 2015 से अभी तक कोई पैसा नहीं किया गया है। तो ये जो मुद्दा है राजीव, इसमें जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि देखिए काफी ज्यादा जो आवंटन राशि है उसका ये मसला उठाया है। 6800 करोड़ से ज्यादा की ये राशि है जो सरकार ने कहा है कि अभी नगर निगमों को उन्हें वापस करनी है। क्या ये वाकई इस तरीके का कोई मुद्दा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो एमसीडी जो है वो लगातार दिल्ली सरकार से पैसा मांगती रही थी सैलरी को लेकर, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार जो है वो एमसीडी के अंदर घुसना चाहती है और एमसीडी को अपने कब्जे में चाहती है, और यहाँ तक कि सैलरी नहीं दी जा रही है। और सैलरी को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी काफी हद तक हुए थे। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि 6800 करोड़ रुपया जो है वो दिल्ली एमसीडी को देना है और एमसीडी के ऊपर बकाया बनता है दिल्ली सरकार का। मगर जिस तरीके से कल विधानसभा के अंदर सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट किया, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसके अंदर जो घोटाला जरूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि एमसीडी बार बार कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती और दिल्ली सरकार कहती है कि हमने उल्टा एमसीडी से पैसा लेना है। तो कहीं ना कहीं ये और यही बात सबसे अहम है राजीव, क्योंकि देखिए दोनों ही इस समय नगर निगम भी और दिल्ली सरकार भी एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। दिल्ली सरकार कहती है कि उन्हें पैसा लेना है और एमसीडी कहती है कि उन्हें पैसा लेना है फिलहाल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर एमसीडी के पास बकाया राशि पेंडिंग है तो भी जो जमीनी हकीकत है उस पर काम जमीन पर क्यों नहीं हुआ है? धरातल पर जब आपके पास इतना बजट है तो उसके बाद भी काम क्यों नहीं हुआ? अभी हमने क्योंकि देखा कि लगातार जब बारिश हुई
मानसून की, तो किस तरीके के हालात पैदा हुए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एमसीडी की, अगर दिल्ली सरकार ने इतना पैसा दे दिया है, तो कहीं न कहीं एमसीडी को देना चाहिए। मगर एमसीडी की तरफ से अभी तक दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हाउस टैक्सिंग का जो पैसा होता है, वो निगम के अंदर आता है, पब्लिक के द्वारा, वो पब्लिक के द्वारा ही, निगम के द्वारा ही वो पैसा जो है दिल्ली सरकार के पास जाता है। मगर अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि एमसीडी की तरफ से कोई भी पैसा दिया गया हो। जी। हुँ। लेकिन राजीव, इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर इस तरीके का कोई मसला उठता है? क्योंकि देखिए, अगर बकाया राशि है, तो पहली बात तो अगर एमसीडी के पास बकाया राशि है तो उन्हें काम करना चाहिए था। दूसरी ओर वो आरोप सीधे-सीधे लगा रही है कि उनके पास कोई भी राशि नहीं है, उनको कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। आखिर ये पूरा मसला क्या है? ज़मीनी हकीकत इसकी क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से एमसीडी लगातार दिल्ली सरकार को दे रही है, या दिल्ली सरकार उनको सैलरी पैसा नहीं दे रही है, काम करने के लिए पैसा नहीं दे रही है, हुँ। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप जरूर लग रहे थे। मगर अब दिल्ली सरकार की जैसे स्वास्थ्य सत्येंद्र जैन जो है, वो जिन्होंने विधानसभा के अंदर स्पष्ट किया है कि उनका दिल्ली जो है एमसीडी को दिल्ली सरकार का पैसा देना है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि जो एमसीडी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के घेरे में जरूर है। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं तीनों निगमों के द्वारा अभी तक जमीनी हकीकत पे काम नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरीके से मानसून आया और उसके अंदर बारिश हुई और अंडरपास के अंदर जो स्थिति देखने को मिली, हुँ। जिस तरीके से सड़कें थी, वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई, पानी का जो स्तर था वो बढ़ता हुआ मिला, यानी कि जगह जगह वाटर लॉग की स्थिति देखने को मिली। मगर कहीं ना कहीं कहा जाएगा एमसीडी की तरफ से काम नहीं किया गया है, और जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ घोटाला किया गया है, या फिर अपनी अपनी जेबों में भरा गया है। और साफ तौर पर इसमें भ्रष्टाचार का सबसे ऊपर मसला उठता है राजीव, तो आगे कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है? क्योंकि देखिए, दिल्ली सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता हो सकती है और एमसीडी की भी संलिप्तता हो सकती है। हम किसी को भी इस समय क्लीन चिट दिया जाना सही नहीं होगा, लेकिन जब दोनों ही चीजें इसमें संलिप्त हैं, तो आखिर कार्रवाई इस पर कौन करेगा और कैसे होगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से निगम जो कहता है कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अंदर है, और कहीं ना कहीं निगम को पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार उनको पैसा दे रही है। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है दिल्ली विधानसभा के अंदर कि केंद्र के द्वारा पैसा जरूर दिया गया और उन्होंने आगे भी दिया गया, और दिल्ली सरकार और निगम को पैसा देना होगा। निगम दिल्ली सरकार को वो भी 6800 करोड़ 68,000 करोड़ रुपए, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि निगम है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे थे कि दिल्ली नगर निगम है वो काम नहीं कर रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसलिए यानी सड़कों से नालियों को जो दाद निकालने का काम था, वो कहीं ना कहीं बड़े ठेके दिए गए थे। उन ठेकों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कह दी कि और राजीव, अब इस समय पर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो उठ कर आया है, तो इसके बाद आगे देखिए निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, निगम चुनाव होंगे, तो उसमें जनता का क्या रुख है? क्योंकि बिल्कुल चुनावों से ऐन पहले जब ये मुद्दा उठा है, तो कहीं ना कहीं एमसीडी को भी यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और अगर सरकार के इसमें कोई संलिप्तता है तो सरकार को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, जब चुनाव आते हैं तो इसी तरीके के आरोप जरूर खुलते हुए नजर आते हैं, और एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं और बड़े बड़े खुलासे को साबित भी किए जाते हैं। और यही शायद इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आप निगम के चुनाव है 2022 के अंदर, और कहीं ना कहीं निगम को सत्ता हासिल करने के लिए, यानी भाजपा अपने कोशिश करेगी सत्ता हासिल करने के लिए निगम के ऊपर सरकार जो है। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा राजीव कि आगे इस मसले पर किस तरीके से कार्रवाई होती है और किसकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों ने गंभीर स्थिति बना दी है। तटीय कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी, रायगढ़ जिलों और पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सतारा जिलों में भारी बारिश के कारण राज्य के कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, और राज्य में पिछले हफ्ते हुई बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 213 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। इस दौरान शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर जिले में पहुंचे। हालांकि दोनों नेता अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, लेकिन दोनों ही नेता अब इसी बाढ़ प्रभावित जिले का दौरा कर रहे थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाके में
मदद पहुंचा रहे हैं और हर संभव बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जरूरत पड़ने पर केंद्र की मदद ली जाएगी। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध भी किया है कि वो बीमा कंपनियों को राजस्व विभाग के पंचनामा के आधार पर बीमा राशि का कम से कम 50% भुगतान करने का निर्देश दें। 2019 में आई बाढ़ का मुआवजा हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही देना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में केंद्र सरकार अगर बीमा के जरिए मदद पहुंचाती है तो बड़ी राहत बाढ़ पीड़ितों को मिल सकती है। तो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को ऐसा वाकया हुआ जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब कोल्हापुर का दौरा कर रहे थे, उसी समय वहां के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद थे। वो भी कोल्हापुर का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान खुद उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव मिलिंद नार्वेकर को कहा कि उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए। तो इसके बारे में दोनों ही नेताओं की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, जिसमें मिलकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके पर चर्चा की है। और अब उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का मिलकर उन पर काम किया जाएगा और उनके पुनर्वसन के लिए जल्द से जल्द दोनों ही सरकारें मिलकर काम करेंगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी है कि उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मदद की गुहार लगाई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुरारी, क्या कुछ फिलहाल इसमें अपडेट है? जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुलाकात हुई है कोल्हापुर दौरे पर। मुस्कान, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र के 2 से 3 जिले बरसात में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और रायगढ़, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, लगातार मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। उनके पुनर्वसन के लिए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा की। इस मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लगातार उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पानी का जल जमाव भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में वहां पर मदद पहुंचाना या फिर कह सकते हैं कि पंचनामा करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है जल्द से जल्द लोगों का जो है कि पुनर्वसन हो और जरूरत की जो सामग्री है उस मुरारी, कल जो बैठक हुई है, कल जो चर्चा हुई है, उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर अब ये सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो भी पुनर्वसन का काम होगा वो दोनों सरकारें मिलकर करेंगी। देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि जो नुकसान हुआ है खास करके किसानों का, जो बीमा कंपनियों से रिलेटेड है, उसमें जो है केंद्रीय मंत्री जो है कि सीतारमण दखल दे और वो जो है कि जिस तरीके से पहले बीमा योजनाओं के तहत मदद पहुंचाई गई थी उसी तरीके से मदद पहुंचाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जो विपक्ष की भूमिका है उसे भी हम संज्ञान में रखेंगे और विपक्ष के साथ मिलकर इस बाढ़ पीड़ित आपदा के लोगों को मदद पहुंचाएंगे और पुनर्वसन की योजना बनाएंगे। अब ऐसे में जो आपदा आई है उससे निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये कदम तो काफी सराहनीय है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कितना दिखेगा, कितना हो पाएगा, ये कर पाना मुश्किल है। मुस्कान, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। मुरारी, फिलहाल ये भी जानकारी दें कि फिलहाल वहां पर बाढ़ की स्थिति किस तरीके की है और सेना का सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। मुस्कान, देखिए सेना की जो 2 टीमें हैं वो लगातार जो है उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं जहां पर जल जमाव सबसे ज्यादा है, जहां पर कुछ लोगों के लापता होने की बात है, वो चाहे महाड़ की बात हो या फिर रायगढ़ की बात हो या कोल्हापुर की। दिक्कत यहाँ पर सबसे ज्यादा है कि जो जल स्तर है पानी का वो कहीं से कम नहीं हो रहा है और यही वजह है कि हर जगहों पर पहुंचना सेना की टीम को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। लेकिन लगातार एनडीआरएफ के साथ जिस तरीके से सेना ने तालमेल किया है, ऐसे में पूरा इलाका जो है सर्च ऑपरेशन के नजरिए से खंगाला जा रहा है और जितने भी राहत सामग्री है वो सही तरीके से पहुंचाई जा रही है। मुस्कान, ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब के साझा मुलाजिम फ्रंट की कैबिनेट सब कमेटी के साथ बैठक हुई है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भी जुड़ेंगे और चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पंजाब के सांझा मुलाजिम फ्रंट के कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने अपने बयान में कहा कि सरकार से सभी मांगों पर आश्वासन मिला है और कई मांगों पर सहमति भी बनी है। अब कर्मचारियों को मंगलवार का इंतजार है, क्योंकि मंगलवार को सरकार बैठक के बाद इन मांगों पर फैसला लेगी। वहीं कर्मचारी नेताओं ने सरकार को कई बड़ी चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तो 9 से 13 अगस्त तक की हड़ताल को जारी रखा जाएगा। वहीं बैठक में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के शामिल न होने पर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मनप्रीत बादल के पास समय नहीं था, जिसके चलते वो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कर्मचारी नेताओं की ये बैठक हुई है और जो मुस्लिम फ्रंट है उसकी ये बैठक हुई है, क्या कुछ इसमें अहम रहा? अगर हम बात करें तो मुलाजिमों की तरफ से काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जहां पहले इन्होंने इतना लंबा वेट किया था छठे पे कमीशन के लिए, पर अब जब वो कमीशन आ गया तो उनको सैलरी बढ़ने की जगह घट गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, लगातार स्ट्राइक चली, तो अब जाके कई मीटिंग हुई है। और जो लास्ट मीटिंग हुई है, अगर हम बात करें जो 28 तारीख की मीटिंग, उसमें काफी ज्यादा खुशी उनको देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात मानती हुई नजर आ रही है। पहले कहीं ना कहीं जो पे जो इनका इंक्रीज था उसको कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जैसे कुछ को 2.5 दे रहे थे, कुछ को 2.1 दे रहे थे, तो कुछ को 1.9 दे रहे थे। तो फिर मुलाजिमों ने एक सुर में बात की थी कि हम सबको एक ही स्केल दिया जाए 3.1 का, जिसके ऊपर सरकार से बातचीत होगी। 7 पे आके बातचीत सेट, अगर हम कहेंगे बात कहीं ना कहीं बन रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अगली मीटिंग में इसका बाकायदा प्रपोजल रख दिया जाएगा और उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो मुलाजिम इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको साफ साफ दिख रहा है कि सरकार उनकी बात मानती हुई नजर आ रही है। इस हालांकि अमित देखिए, आगे मंगलवार का समय उनको दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर मंगलवार को उन्होंने चेतावनी दी है, अगर फैसला नहीं आता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, तो आगे वो अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। हाँ जी, यही बात मुलाजिम बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि अभी उनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई है, उसे टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। अगर इस और मीटिंग में एक और बात देखें तो पंजाब के नवनियुक्त 5 प्रधानों में से एक कुलजीत नागरा भी कांग्रेस प्रधान वहां में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव होकर हिस्सा ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां आते ही अपने 5 पॉइंट्स रखे थे कैप्टन के, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जितने भी यूनियन प्रदर्शन बैठी है उनकी दिक्कतों का हल किया जाए। तो वहीं पे कुलजीत नागरा का वहां पे मौजूद होना मीटिंग में, बाकायदा कर्मचारी बता रहे कुलजीत नागरा वहां मौजूद थे और कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस कर्मचारियों के लिए देखने को मिल रहा है, और यही ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि पंजाब सरकार भी एक्टिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस मसले को जल्द से जल्द अमित, कर्मचारी नेताओं की आखिर मुख्य मांगे क्या है, वो भी विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहली मुख्य मांग थी उनकी कि जो 6 पे कमीशन लाया गया उससे उनकी सैलरी बढ़ने की जगह घट रही थी, और एक यूनिफाइड इंक्रीमेंट की वो बात कर रहे थे कि उनकी तरफ से तो मांग 3.01 की रखी गई थी कि इतना इंक्रीज किया जाए, पर पंजाब सरकार उतने के लिए राजी नहीं हुई है। पर अभी जो सहमति बन रही है वो 2.7 समथिंग की तैयार हो रही है। तो उनको पक्का करने के लेकर भी एक ऑल ओवर प्रदर्शन चल रहा है। तो वही मंडे के लिए जो बात की गई, मंडे को सबको चाहिए, अगर कहें कि कैबिनेट की ठीक है। और अब ये देखना होगा अमित कि आखिर मंगलवार को क्या कुछ चीजें सामने आती है और किस तरीके से फैसला लिया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात इंदौर की करेंगे, जहां पर देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर एयरपोर्ट पर वीआईपी सुविधा लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ एरोड्रम थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार वीआईपी सुविधा लेने के लिए आरोपी मंत्री अमित शाह का नाम लिया करता था, जिस पर धोखाधड़ी का केस अब दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस को टर्मिनल मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इंदौर एयरपोर्ट पर लगभग पिछले 11 महीने से पुनीत शाह नाम का एक व्यक्ति अपने आप को गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर वीआईपी सुविधा लिया करता था। मामला खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा तो पता चला कि पुनीत गृह मंत्री का रिश्तेदार नहीं है। जानकारी मिली है कि पुनीत मुंबई का बड़ा कारोबारी है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के पास कभी केवल पुनीत का मोबाइल नंबर और उसका नाम ही है। ऐसा क्यों करता था, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस अब मामला दर्ज कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई में जुट गई है। थाना एरोड्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है
जिसमें कोई एक पुनीत शाह हैं जो अपने मोबाइल से एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को बताते थे कि हम गृह मंत्री जी के गांव के हैं और उनके परिचित हैं, और वो वीआईपी सुविधा अपने जो पैसेंजर्स जाते थे इंदौर एयरपोर्ट से उनके लिए सुविधा की मांग करते थे। उसी को लेकर आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एरोड्रम थाने में अपराध 419-420 का पंजीबद्ध किया गया है। उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर कौन व्यक्ति सर ये कोई पुनीत शाह हैं, उनका नंबर है, उसके बारे में अभी डिटेल निकाली जा रही है और इसके बारे में जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को ही है, उनसे जानकारी ली जाएगी, फिर आगे ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके का ये मामला है, फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट और पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई? सबसे पहले बात करें इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो जहां पर वीआईपी सुविधा लेने के लिए तमाम जो फैसिलिटी होती है, वीआईपी फैसिलिटी होती है, उन फैसिलिटी लेने के लिए महाराष्ट्र का एक व्यक्ति है जिसका नाम पुनीत शाह है और उसने खुद को मतलब भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका खुद को रिश्तेदार और करीबी बताते हुए जो है वहां पर वीआईपी सुविधा ले रहा था। और करीब अगर बात करें तो करीब यहाँ पर 5 से 7 महीनों से वो वीआईपी सुविधाएं ले रहा था। तमाम जितनी तरह की सुविधाएं मिल सकती है वीआईपी सुविधाएं एयरपोर्ट पर, उतनी सुविधाएं वो लेता था। लेकिन जब अपने रिश्तेदारों को भी सुविधाएं देने के लिए इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी पर उसने मेल किया, तब जाकर इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को थोड़ा सा हुआ, उसके शक के आधार पर उसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि वह व्यक्ति जो है महाराष्ट्र का रहने वाला है और एक कारोबारी है जो कि गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार नहीं है, जो कि झूठ बोलकर और तमाम वीआईपी सुविधाएं ले रहा था। हालांकि फिलहाल अगर मुस्कान बात करें तो अभी उसके खिलाफ जो है 420 के तहत केस दर्ज किया गया है और उसके मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी पूरी पड़ताल की जा रही, क्योंकि अभी वो व्यक्ति की तलाश की जा रही है, अभी वो व्यक्ति फरार चल रहा है। तो हालांकि अब ऐसे कई मामले इसके पहले भी सामने हैं जहां पर वीआईपी सुविधा लेने के लिए तमाम लोग जो है बड़े बड़े नेताओं का करीबी या फिर रिश्तेदार बताकर ऐसी चीजें करते आए हैं। और ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो जहां पर एक महाराष्ट्र का कारोबारी ने खुद को अमित शाह का गृह मंत्री का करीबी बताकर ऐसी तमाम सुविधाएं ले रहा था। जी मुस्कान। अब पुलिस इस पर आगामी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है गणेश? देखिए मुस्कान, अभी फिलहाल अगर बात करें तो क्योंकि वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, ऐसे में मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पुलिस को उसका मोबाइल नंबर दिया गया है और 420 के तहत हालांकि धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आगे की उसकी पड़ताल की जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने जल्द से जल्द उसे पकड़ने की बात कही है, क्योंकि मामला गृह मंत्री के रिश्तेदार, अब देखना होगा कि कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है और ये मामला जो है इसमें पूर्ण रूप से खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।